नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो इस पत्रकार वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष मुद्दा मैं आपके बीच में लेकर उपस्थित हूं, जो हरियाणा के युवाओं की जिंदगी से जुड़ा है। विशेष तौर से हरियाणा के अनुसूचित जाति के साथियों, वहां के युवाओं, पिछड़े वर्गों के युवाओं और हरियाणा के गरीब जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा है। खट्टर सरकार ने गरीब विद्यार्थी, गरीब के बेटा बेटी के डॉक्टर बनने के सपने को चूर चूर कर दिया है, तोड़ दिया है। नया तुगलकी फरमान सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस 40 लाख करने का है और इससे खट्टर दुष्यंत सरकार का युवा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने तुगलकी फरमान से हरियाणा के गरीब विद्यार्थियों के डॉक्टर बनने के सपने को तोड़ दिया है। सच्चाई यह है कि खट्टर सरकार आए दिन एक नया युवा विरोधी कदम उठाकर हरियाणा में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और गरीबों के बेटा बेटियों पर नित नया प्रहार कर रही है। अभी तक एससी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पूरी नहीं हो पाई। वर्षों से चल रही इस जांच में कोई दोषी ही नहीं पाया गया। जांच पूरी होकर दोषियों को सजा देने की बजाय अब अनुसूचित जाति के बच्चों का जो वजीफा है उसे ही बंद कर दिया गया। यही नहीं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 14 से अधिक पेपर लीक घोटाले हुए, जिस पर आज तक ना तो किसी को सजा मिली, ना कोई दोषी पाया गया। हरियाणा के लाखों बच्चों का भविष्य जरूर अंधकार में चला गया। पहले खट्टर सरकार ने, दुष्यंत चौटाला सरकार ने युवाओं की नौकरियों पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। आपने देखा कि किस प्रकार से युवाओं ने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने जोर से विरोध किया। बाद में खट्टर साहब ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में उस प्रतिबंध की बात को तो वापस ले लिया, पर सच्चाई ये है कि आज तक हरियाणा में नई नौकरियों की भर्तियां शुरू ही नहीं की। उल्टा लॉकडाउन और उसके बाद 10,000 से अधिक कच्चे और डेली वेज पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरियां निकाल दी, जिनकी व्याख्या एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग वाइज मैंने आपको दी थी। देश में भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े भी ये बताते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर हरियाणा में आज भी सबसे अधिक है, 33.5%। किसी भी सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की बात है, क्योंकि हरियाणा देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है। दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज की फीस बेतहाशा बढ़ाई गई। लॉकडाउन के दौरान भी स्कूल कॉलेज बंद रहे, परंतु विद्यार्थियों से पूरी फीस ली गई और मां बाप को मजबूरन वो फीस देनी पड़ी। खट्टर सरकार ने कोई दखलंदाजी इसमें नहीं की। अब जो खट्टर सरकार का ताजा तुगलकी फरमान है, उसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों और गरीब के बेटा बेटी को पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। आइए इसके बारे में सिलसिलेवार 4 तथ्य जानते हैं। पहला, हरियाणा में आज तक सरकारी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई 53,000 रुपया सालाना थी। लगभग 20,000, 15 से 20,000 रुपया उसके ऊपर हॉस्टल और मेस का खर्चा 5,000 रुपया आ जाता था। इस प्रकार से कुल पढ़ाई हरियाणा में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस यानी डॉक्टर बनने के लिए 3 लाख रुपया थी। खट्टर सरकार ने ताजा हुक्मनामा जारी कर इस पढ़ाई को 10 लाख रुपया सालाना यानी 4 साल में 40 लाख रुपया कर दिया है। और इस बारे में 6 नवंबर 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको अलग से जारी कर रहा हूं।
इससे बेवकूफाना और छात्र और युवा विरोधी आदेश कोई हो ही नहीं सकता। पर इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसका खुलासा मैं अभी आपको करूंगा। दूसरा, अब हर विद्यार्थी को 3,71,280 रुपया फीस 4 साल में एमबीबीएस डॉक्टर बनने की देनी पड़ेगी और 36,28,720 रुपया लोन चुकाना पड़ेगा। यह इस नोटिफिकेशन में लिखा है। इस प्रकार यह राशि कुल 40 लाख रुपया होती है। पर असली में अगर 7 साल के लोन पे 6% का ब्याज लगाएं तो यह राशि लगभग 55 लाख रुपया बनती है। यानी अब मेडिकल कॉलेज में 4 साल की पढ़ाई के 40 लाख नहीं, 55 लाख रुपया ब्याज सहित अदा करने पड़ेंगे। क्या गरीब का बेटा या बेटी इतना पैसा चुका पाएगा? शायद वो अपना घर और पूरा सामान बेच दें तो भी ये असंभव होगा। तीसरा, हरियाणा में निजी कॉलेज जो है मेडिकल, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फीस 15 से 18 लाख रुपया सालाना है। गरीब विद्यार्थी ये नहीं दे सकते, अनुसूचित जाति के बच्चे ये नहीं दे सकते, पिछड़े वर्गों के बच्चे ये नहीं दे सकते, सामान्य गरीब व्यक्ति का बेटा या बेटी ये नहीं दे सकता। इसलिए वो मेडिकल कॉलेज की ओर रुख करते थे। पर अब प्राइवेट कॉलेज में 15 से 18 लाख 4 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई होगी और सरकारी में ये 55 लाख रुपया होगी 4 साल की। नंबर 4, नतीजा साफ है, गरीब के बेटा बेटी अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में हरियाणा में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला मिलकर इन सब को निजी मेडिकल कॉलेजेस की ओर धकेल रहे हैं, जहां पहले से ही फीस 18 लाख रुपया तक है। क्योंकि 55 लाख के मुकाबले में 18 लाख कम है तो वो मजबूरन वहां जाएंगे और 18 लाख के साथ एक अंडर द टेबल कैपिटेशन फीस भी वसूली जाएगी। यानी गरीब पिस जाएगा या गरीब का बेटा या बेटी डॉक्टर बनने का सपना छोड़ ही देगा। खट्टर सरकार का यह निर्णय युवा विरोधी है, गरीब विरोधी है, प्राइवेट कॉलेजेस की मदद के लिए है और सरकारी कॉलेजेस पर एक तरह से ताला लगाने वाला है। इस षड्यंत्रकारी फैसले को हमारी मांग है कि बगैर किसी देर के फौरन वापस लिया जाए। खट्टर सरकार ने, आपने देखा लॉकडाउन में जब जब पूरा विरोध हुआ तो आखिर में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और जनता के विरोध पर निर्णय वापस लेना पड़ा। इस तुगलकी फरमान को भी वापस लिया जाए। अगर खट्टर सरकार ये नहीं लेती तो हम जन आंदोलन भी करेंगे, छात्रों को इकट्ठा भी करेंगे। मैं स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा शैलजा जी, हमारे सीएलपी के नेता और हमारे सब नेताओं को हम इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ धरना भी देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि या तो ये आदेश वापस हो और नहीं तो खट्टर सरकार को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो बारी बारी से स्वागत है। भूपेंद्र जी। जी भाई साहब, थैंक यू। जी प्रदीप जी, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी प्रदीप भाई। प्रदीप भाई, गो अहेड, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। पहले अनम्यूट करिए खुद को। जी हेलो। यस प्रदीप जी, आप अनम्यूट। ऑडिबल ना हो ना? जी आ रहा है। हाँ नहीं संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो इतनी फीस पहले आप बता रहे हैं 53 लाख पर एनम थी, है ना? 53,000 पर साल थी। सॉरी 53,000 पर साल। उसमें तकरीबन उसमें 15-20 हजार खर्चा और था, है ना? जी। तो दैट मीन्स 3 लाख के करीब, 3-3.5 जो भी। हाँ, मैं वही लगा जी, 3 और 3.25 लाख रुपया सालाना थी। हाँ जी। तो इसमें जो इतनी ये इंक्रीज है, मतलब आप तो हर गवर्नमेंट में रहे कई बार, इज देयर एनी प्रोविजन भी लॉ में कोई है भी, आप कितनी फीस पर एनम या इतनी बढ़ा सकती हैं क्या? इट्स एंटायरली अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, भी जितनी मर्जी आप बढ़ा दे, जैसे फिक्स कर दें, नोटिफाई कर दें, मतलब कोई इसमें प्रोविजन है लॉ में?
जी प्रदीप जी, अगर लॉ में प्रोविजन है तो एनुअली अब तक ये कैसे बढ़ती रही और लास्ट कब बढ़ी थी, अगर बता सकते। प्रदीप जी, ये एक ग्रे एरिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आखिरी निर्णय के बाद मेडिकल कॉलेजेस अपनी फीस का निर्धारण कर सकते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ये अधिकार भी है और वो कुछ सीटें दे भी सकते हैं, जिन्हें आप फ्री सीट्स कहते हैं, और कुछ फिर जो नीट एग्जाम है उसके माध्यम से मेजॉरिटी सीट्स आती है। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हम क्यों चलाते हैं, मैं 1 सेकंड के लिए आपका दूंगा उस सवाल के, इसमें आपका सवाल का जवाब छिपा। मेडिकल कॉलेजेस चलाने के 2 या 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। नंबर 1, आप गरीब से गरीब विद्यार्थी को सब्सिडाइज करके सरकार पढ़ाई का मौका दे सकती है, ताकि समाज के वंचित वर्ग जो हैं, शोषित वर्ग जो हैं, उनके बच्चे क्लास 1 ऑफिसर, MBBS, MD वगैरह बन पाए। और इसीलिए हरियाणा की सभी सरकारों ने आज तक सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की फीस को बहुत कम रखा है। जैसा आपने देखा, 3 लाख रुपया बनाम निजी कॉलेज में 18 लाख, तो कोई विद्यार्थी 18 लाख की फीस में निजी कॉलेज में नहीं जाता जब तक मजबूरी ना हो, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आता है। नंबर 2, उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हम मरीजों का इलाज भी करते हैं, बेहतर ट्रेनिंग भी करते हैं और बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा भी देते हैं। पर जब आप ये फीस 40 लाख कर देंगे, जो असली में ब्याज सहित 55 लाख रुपए के करीब पड़ेगी या उससे भी ज्यादा, तो गरीब का बच्चा तो अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में आएगा नहीं। ये एक षड्यंत्र है, एक मिली भगत है, मेरा इल्जाम है ये। खट्टर साहब की सरकार मिली हुई है निजी मेडिकल कॉलेज माफिया से और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस पर ताला लगाकर सब बच्चों को निजी मेडिकल कॉलेजेस में भेजना चाहते हैं, ताकि वो 18 लाख फीस और अंडर द टेबल ज्यादा पैसा बच्चों से रिकवर करें, क्योंकि 18 लाख और कुछ पैसा और भी ले लेंगे तो भी वो 55 लाख से कम है। और इसीलिए या तो गरीब का बच्चा अब डॉक्टर की पढ़ाई करेगा ही नहीं, SC और BC का बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई करेगा ही नहीं, और करेगा तो उसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। जहां तक इसको कानूनी चुनौती देने का प्रश्न है, मैंने अपने साथियों को ये कहा है कि इसको लीगली एग्जामिन कर लें, और अगर सरकार ने ये वापस नहीं लिया तो मैं व्यक्तिगत तौर से इसके खिलाफ, इसके विरोध में मुकदमा दायर करवाकर इसको हम चुनौती देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी। भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, ये जो आपने कहा ना कि प्राइवेट कॉलेज में तो 18 लाख जाएगा और सरकारी में 55 लाख जाएगा, पूरा का पूरा MBBS कोर्स, ये 18 लाख पूरे 4-5 साल की बता रहे हैं ना आप प्राइवेट कॉलेज की? ये 4 साल की फीस है डॉक्टर साहब, 18 लाख रुपया। तो और ये 40-55 लाख, मतलब ये क्या, फिर आपने इस पे अब तक जो इसको एनालाइज किया है तो क्या पाया, ये कोई सरकार ने कोई माइंड अप्लाई किया है कि नहीं है, क्या है इसमें जो आप कह रहे हैं कि इसमें पीछे खुलासा आप करेंगे कि इसके पीछे क्या साजिश है, किसको बेनिफिट देना चाहते हैं ये? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, ये 2 काम कर रहे हैं खट्टर सरकार जी। पहला, ये कह तो ये रहे हैं कि हम लोन दे के बच्चों को डॉक्टरी पढ़ाएंगे, पर आप 40 लाख रुपया फीस क्यों कर रहे हैं, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। कारण ये है कि ये एक बेवकूफाना तुगलकी फरमान है, जिसको लेने के लिए अब खट्टर साहब की सरकार मशहूर हो गई है, और इसके माध्यम से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में गरीब के बेटा बेटी को, SC और BC के बेटा बेटी को वंचित कर ये निजी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई की ओर धकेल रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस जैसे ही यहाँ 40 लाख फीस हुई, आप ये पाएंगे कि अगले कुछ दिनों में वो भी 18 लाख 4 साल की फीस से बढ़ाकर 25 लाख तक ले जाएंगे और मुनाफा कमाएंगे, और अंडर द टेबल कैपिटेशन फीस भी शुरू हो जाएगी। अब तक निजी मेडिकल कॉलेजेस अपनी फीस कम रखने के लिए इसलिए बाध्य थे कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 साल की MBBS की पढ़ाई की फीस 3-3.25 लाख रुपया थी,
जब यहां 40 लाख प्लस ब्याज हो जाएगी तो निजी मेडिकल कॉलेज भी अपनी फीस और बढ़ाएंगे और मुनाफा कमाएंगे। हरियाणा के युवाओं के भविष्य का क्या होगा? गरीब के बेटा बेटी का डॉक्टर बनने के सपने का क्या होगा? हर बच्चा, हर आदमी चाहता है उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, CA बने, परंतु खट्टर सरकार ने तो गरीब के बेटा बेटी को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने पर पूर्ण विराम लगा दिया है। यही षड्यंत्र है। एक मैं आपसे पूछना चाहता कि कॉलेज तो, सरकारी कॉलेज तो आपके टाइम में खुले जाता है, इस सरकार में कोई कॉलेज खुला भी है? आपके कॉलेज खोलो में फीस बढ़ा रहे हैं? नहीं, मेडिकल कॉलेजेस तो आपको पता ही है कि चालू हैं, जैसे रोहतक मेडिकल कॉलेज है या भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज है, ये इस समय भी चल रहे हैं। कोरोना के दौरान भी मैं अगर आपसे निवेदन करूं, जब बहुत से बहुत संकट भी था तो केवल सरकारी डॉक्टरों ने ही सबसे बेहतरीन इलाज किया था, और अगर लेबोरेटरीज चलती थी, टेस्ट होते थे, तो वो भी रोहतक मेडिकल कॉलेज, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज और एक जो ESI का मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद में, यहीं हो रहे थे, या एक नल्लड़ भी है में हो रहे थे शुरू में। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी पवन भाई, पवन सिंह जी। नमस्कार पवन जी। नमस्कार। मैं सर यही पूछ रहा था कि सरकार ने 2014 में ये वायदा किया था कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और अभी जो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही खुल रही है, सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पा रही है सरकार। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं सर? पवन जी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ऊपर मोदी जी जुमले बांटते हैं और नीचे आदरणीय खट्टर साहब जुमले बांटते हैं। ना मोदी जी का कोई वादा पूरा हुआ, ना खट्टर साहब का हुआ। आज चौथी बरसी है नोटबंदी की। मैं अगर एक उदाहरण दूं, बताइए, मोदी जी ने तो कहा था कि 21 दिन के अंदर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और सब कुछ साफ और पारदर्शी हो जाएगा। पर देश में नकदी का प्रचलन तो 50% 4 साल में और ज्यादा बढ़ गया। देश में जो नकली नोट पकड़े जा रहे हैं वो 2.5 गुना और बढ़ गए। ना नक्सलवाद खत्म हुआ, ना उग्रवाद खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर बहुत सारी संपत्तियां खरीद ली, और वो हरियाणा में भी खरीदी। अगर आप पानीपत से शुरू कर दें और मोरनी तक चले जाएं तो आपको वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। सच्चाई ये है कि गरीब विरोधी खट्टर सरकार है। गरीब, अब की बार गरीब पर मार, अब की बार डॉक्टरी की पढ़ाई गरीब की पहुंच से बाहर, ये इनका नारा है। और इससे बड़ा जो ये आदेश इन्होंने जारी किया है, इससे बड़ा तुगलकी फरमान ये खट्टर सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। क्योंकि आप ये पाएंगे कि आज जो 18 लाख फीस है, मैं फिर दोहराता हूं, जैसे प्रदीप जी ने भी पूछा था, ये 18 लाख फीस बहुत जल्द 25 लाख हो जाएगी। क्योंकि जब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस 40 लाख जमा ब्याज लेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फीस बढ़ाने से इनकार कौन करेगा? और अगर सरकार ही दलाली करने लग जाएगी, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, सरकार गरीब को दाखला देने से इनकार कर देगी, सरकार मुनाफा कमाएगी, तो फिर लोगों का ख्याल कौन करेगा? सवाल सीधा ये। धन्यवाद। ये लोन अमाउंट का क्या जिक्र है? आप बार बार जो जानकारी दे रहे हैं कि लोन अमाउंट, यानी सरकार ये कह रही है कि भी आप मिनिमम पे कीजिए, बाकी आपका MBBS में अगर सरकारी कॉलेज में दाखिला हुआ तो आपको लोन देंगी सरकार। आपका सवाल वाजिब है। जो सरकार ने कहा है वो इसमें नोटिफिकेशन जो आपको दूंगा इसके अंदर लिखा भी है, मैं आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। वो ये जो आप देख रहे हैं, ये चार्ट आप देखेंगे जब पेज 2 मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, इसमें ये साफ तौर से लिखा है कि आप 80,000 रुपया सालाना से लेकर 1,06,000 रुपया चौथे साल में जेब से देंगे, और बाकी जो 10 लाख में से इसमें से बचेगा वो सरकार आपको लोन लेकर देगी, और उस लोन पर आपको ब्याज और मूल खुद चुकाना होगा। आप मुझे बताइए, 40 लाख रुपया फीस में कौन बच्चा पढ़ पाएगा और ये लोन की राशि कैसे वापस देगा? सरकार का ये कहना कि इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर आ जाएंगे,
ये केवल एक षड्यंत्र है इसको आवरण में ढकने का। अगर आपको सरकारी मेडिकल, अगर आपको सरकारी अस्पतालों में और डॉक्टर चाहिए तो जैसा आप सब जानते हैं, हमने कई बार ये बताया है, कांग्रेस के समय में हर महीना भर्ती होती थी। आप उनकी तनख्वाह बढ़ाइए और प्राइवेट के बराबर तनख्वाह करके डॉक्टर को ले लीजिए। 7 साल के लिए बॉन्ड भरकर 40 लाख रुपया फीस देकर कौन आपके यहां आने वाला है? आप सरकारी मेडिकल कॉलेज पर ताला लगा देंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मुनाफा कमाएंगे और गरीब का बच्चा पढ़ाई से वंचित हो जाएगा। इसका असली असर ये होने वाला। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी। रामचंद्र जी, जी लटवाल जी सर जी, अनम्यूट कर लीजिए नमस्कार लटवाल साहब। नमस्कार लटवाल साहब। आवाज मिल रही सर मेरी आपको? जी साहब, मिल रही है जी। ये तो बहुत गंभीर विषय आपने उठाया है और शिक्षा तो वैसे ही आम जन की पहुंच से आज बाहर होती जा रही है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। इस विषय से हटके मैं आपसे निवेदन चाहूंगा एक सवाल पूछने का। अभी आप बिहार गए हैं और वहां पे जिस तरह चुनाव है और वहां से जो खबरें आ रही हैं, वहां पर भी शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है। परीक्षाएं हो जाती हैं, रिजल्ट आते नहीं है। क्या हरियाणा भी उसी ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का जो आधारभूत ढांचा है वो यहाँ पे लगातार चरमराता नजर आ रहा है। क्या कल को ऐसा तो नहीं प्रदेश के जो हमारे बच्चे हैं वो शिक्षा पाने के लिए भी तरस जाएं? खट्टर सरकार ने लगातार शिक्षा पर प्रहार किया है, युवाओं पर प्रहार किया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसके बारे में मैंने एक पत्रकार गोष्ठी कर बताया था कि किस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण, फीस में बढ़ोतरी, सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालयों पर की तालाबंदी, निजी कॉलेज और संस्थानों को प्रोत्साहन और ऑनलाइन शिक्षा, जिसके माध्यम से गरीब का बच्चा तो वंचित ही हो जाएगा क्योंकि उसके पास ना कंप्यूटर है ना इंटरनेट। ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार की नई नीति है और उन्होंने तो खुलेआम खुला खेल खेला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ये सब बात लिख दी कि अब सरकारी शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण होगा और जो सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बराबर की भागीदारी करते थे वो भी नहीं करेंगे। ये षड्यंत्रकारी फैसला खट्टर सरकार का उसी नीति का हिस्सा है, जहां मेडिकल कॉलेजेस की फीस 40 लाख और ब्याज सहित 55 लाख कर एमबीबीएस की शिक्षा को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से हटाकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ओर धकेलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। धन्यवाद। रणदीप जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है। जिस तरह से हम बात करते हैं जय जवान जय किसान की, आज किसान भी सड़कों पे है और कल सेना को लेके भी एक खबर आई कि उसकी पेंशन को लेके भी कुछ संशोधन किए गए हैं और उस पे लोग लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? जी, मैं 2 दिन से इस विषय को उठा रहा हूं और बहुत संक्षिप्त में अगर मैं कहूं आदरणीय साथी, तो खट्टर सरकार, माफ कीजिए, मोदी सरकार ने 29 अक्टूबर 2020 को एक प्रस्तावना, एक प्रपोजल दिया है। उसके मुताबिक सैन्य अधिकारियों की जो पेंशन है 20 साल के बाद जो लग रहा है कुछ रख लेंगे, वो कर लेना, वो आधी कर दी है काट कर। यानी अगर आपको 1 लाख रुपया मिलती थी पेंशन तो अब 50,000 रुपया मिलेगी। नहीं मतलब दाढ़ी अगर करे ना ये तब प्रस्तावना लागू हो गई तो उतरता नहीं है। फिर ये आप पाएंगे कि ये पैसा जो है 1 रैंक 1 पेंशन भी पूरी तरह से फेल हो जाएगी। धन्यवाद। भूपेंद्र जी। रणदीप जी, रणदीप जी, यस सर। एक किसी का माइक ऑन है, अगर साथी वो बंद कर ले तो नो। किसी एक साथी ने माइक ऑन किया हुआ है जी। यस भूपेंद्र जी। भूपेंद्र भाई।
रणदीप जी, मेरा सवाल है आपसे एक इस बात को लेकर के जो आज आपने मुद्दा उठाया। पहले जी भी चिकित्सा की बात करें, बड़ी महंगी थी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो बहुत महंगा था, और डॉक्टरों से जब हमारी बात होती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं यार पढ़ाई इतनी ज्यादा महंगी है, फिर उसके बाद जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है तो बहुत बहुत महंगा होता है, तो पैसे तैयार करने होते हैं, उसके लिए पैसे तो निकालने ही होते हैं। अब तो और भी ज्यादा फिर मारो मार हो जाएगी इस चीज को लेकर के। आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न उठाया पंडित जी। मैं केवल ये कहूंगा, खट्टर सरकार का मॉडल समझ लीजिए। वो ये चाहते हैं कि निजी मेडिकल कॉलेज अपनी फीस बढ़ा सकें। अगर वो आज बढ़ाते तो 3 लाख रुपया सरकारी मेडिकल कॉलेज और 15 से 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 4 साल में 5 लाख, तो वो नहीं बढ़ा सकते थे। खट्टर साहब ने चोर दरवाजे से नहीं, अब खुल्लम खुल्ला खेल खेला और सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस को 40 लाख जमा ब्याज यानी 55 लाख रुपया कर दिया। तो जब सरकारी मेडिकल कॉलेज में 55 लाख फीस होगी, और उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, आज आप 18 लाख लेते हैं, तो आप भी अपनी फीस 25 या 26 या 27 लाख रुपया कर देंगे। उसमें आप सीधा मुनाफा कमाएंगे करोड़ों रुपया का, और आखिर में ये देय राशि देनी पड़ेगी बच्चों को, और पहले गरीब का बच्चा वंचित हो जाएगा, और फिर जो डॉक्टर बनेंगे, अगर वो 55 लाख रुपया फीस देकर डॉक्टर बनेंगे तो स्वाभाविक तौर से वो ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इलाज का पैसा लेंगे। आखिर में गरीब जो है दोनों तरफ से पिसेगा और मरेगा। धन्यवाद। जी ओम प्रकाश जी रे। रणदीप जी नमस्कार। नमस्कार ओम प्रकाश जी। सर, जो आपने ये मेडिकल कॉलेजों में जो छात्रों की फीस बढ़ाने का जो ये मुद्दा उठाया है, बड़ा ही अगर देखा जाए तो ये सही मुद्दा है और फीस कम होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुद्दे आप चाहे मेडिकल कॉलेज के उठा लें फीस के, या किसानों के भी आपने मुद्दे उठाए हैं। अभी परसों आपकी विधानसभा का जो सत्र जो है मानसून सत्र, कांग्रेस विधायकों को बाहर कर दिया गया है। आप मीडिया में अपनी बात उठाते हैं, हम लोग उसको दिखाते भी हैं, अखबार छापते हैं, टीवी चैनल दिखाते हैं, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से आपको नेम करके बाहर कर दिया गया, उनका कहना था कि आप इस पे चर्चा करो, कांग्रेस पार्टी कह रहे थे कि नहीं इस पे वोट करो। तो अगर देखा जाए तो केवल मुद्दे बन रहे हैं, पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसको जिस तरह से आपको लड़ना चाहिए विधानसभा के अंदर, अगर वो चर्चा करके भी आप उस पर वोटिंग कर सकते थे, आप वो ये था उनको आप उस पे बहस कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो एक तरह से देखा जाए कुल मिला के कि मुद्दे उठाकर और उसके बाद उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। चाहे नोटबंदी से भी अगर शुरू किया आपने, नोटबंदी की बात है, और उसमें ना कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई। अभी कृषि बिल है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। अभी ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिसकी मार जो है आम जनता पे पड़ रही है। तो मेरा यही कहना है कि मुद्दे तो आप उठा रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पे जैसे अन्ना आंदोलन हुआ तो कुछ देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार बदल गई, आप वैसा कर नहीं पा रहे हैं। केवल मुद्दे उठाकर मीडिया में अगर कहा जाए आकर, उसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। सर जरा ढंग से इसका जवाब दीजिएगा। ओम प्रकाश जी, पहले तो सवाल के लिए साधुवाद, पर मैं आपसे केवल एक विनम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि आपने कुछ उदाहरण गिनाए। याद करिए, लैंड एक्विजिशन बिल पर जब राहुल गांधी जी ने उचित मुआवजा कानून खत्म करने का मोदी जी ने षड्यंत्र किया, तो हमने पूरे देश में आंदोलन किया और उसे वापस लेना पड़ा। मैं आपको हरियाणा पर ले आऊं। जब पूरे उत्तरी हरियाणा पर आक्रमण किया, राइस शूट की पॉलिसी लेकर आए, हमने विरोध किया, खट्टर साहब को वापस लेना पड़ा। याद करिए, सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध, हमने आंदोलन किया, खट्टर साहब को वो प्रतिबंध वापस लेना पड़ा। याद करिए, मंडी में खरीद, जब खरीद नहीं हो रही थी, इस सीजन नहीं, इससे पिछले सीजन में जब कोरोना काल था और मैं मंडियों में जाया करता था और आपसे कई बार वार्तालाप किया, तो खट्टर साहब को जो जो मुद्दे हम उठाते रहे वो उन्हें तुगलकी फरमान वापस लेने पड़े। विपक्ष में चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर,
हमारा काम विपक्ष के तौर पर मुद्दे उठाना है, आंदोलन करना है, जनता की आवाज बनना है। जिस दिन हमें निर्णय करने का अधिकार मिलेगा उस दिन हम निर्णय भी करके दिखाएंगे। जिस दिन संसद में कांग्रेस पार्टी का बहुमत होगा, ये तीनों कृषि विरोधी काले कानून हम खत्म करेंगे। ये राहुल गांधी जी ने वायदा किया है और इस पर हम अडिग। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, विपक्ष का काम है आंदोलन करना, विपक्ष का काम है जनता की आवाज बनना, और जनता फाइनली निर्णय करेगी। बिहार का निर्णय 10 तारीख को आ जाएगा, आपके सामने होगा कि हमने जो मुद्दे उठाए वो सही थे तो जनता स्वीकारेगी, अगर वो सही नहीं थे तो जनता उन्हें नकारेगी। तो आखिर में निर्णय जनता करती है, वो निर्णय ना पत्रकार कर सकते, ना विपक्ष या सत्ता पक्ष कर सकता। हमारा काम और कर्तव्य और धर्म मुद्दे उठाना है, आंदोलन करना है, जनता की आवाज बनना है, सरकार की खामियों को उजागर करना है। हम वो लगातार कर रहे हैं और इस पर हम अडिग हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। भूपेंद्र जी वाइट अप कर लें। सर लास्ट क्वेश्चन सत्यदेव जी। जी सत्य भाई। जी हेलो जी भाई साहब, गो अहेड। आवाज नहीं आई सर। दीपक ठाकुर हैं बीओ। हाँ, दीपक का हाथ उठा हुआ है। हाँ दीपक भाई प्लीज। सुरजेवाला जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश थोप दिए इस देश के किसान पे, दूसरा हरियाणा प्रदेश की सरकार ने गरीब युवा विद्यार्थियों पे जो एमबीबीएस की जो परीक्षा देना चाहते हैं उनको कर्जदार बनाने का ठान लिया है। तीसरा, बॉर्डर पे तैनात जो जवान हैं उनकी जिस तरह से पेंशन की बात आपने उठाई वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आज नोटबंदी को 4 साल हो गए हैं, इसके बारे में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपना बयान दिया है। जिस तरह से मेरे साथी ओम प्रकाश रे ने एक सवाल पूछा वो भी इसी का पात्र है, लेकिन अंत में मैं जानना चाहूंगा, क्या जिस तरह से एग्जिट पोल में महागठबंधन क्लियर मेजोरिटी दिखाई दे रहा है, तो क्या कुल मिला के ये गुस्सा नोटबंदी का, युवाओं पर जो मार सरकार ने दी है, किसानों पर जो मार दी है, ये क्या गुस्सा 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा दिखाई देगा बिहार के चुनाव का? सुरजेवाला भाई हमें उम्मीद है। देखिए एग्जिट पोल रुचिकर होते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी हमारे पक्ष में हो या खिलाफ हो, मैं बार बार ये कहता हूं 1 लाख 2 लाख का सैंपल 7 करोड़ बिहार के वासियों या वोटर का निर्णय कैसे कर सकता है। इसलिए वो तो 10 तारीख को ही मालूम चलेगा सच्चाई। पर जो मैंने वहां देखा, मैं कटिहार से लेकर सीमांचल के पूरे इलाके से लेकर नॉर्थ बिहार से लेकर लगभग बिहार के हर कोने में जाने का मैंने प्रयास किया पार्टी के लिए, और जो मुझे वहां नजर आई, मुझे वहां 3 बड़ी बातें नजर आई। पहली बात, वहां बदलाव की बयार थी, युवा में बेरोजगारी की लालसा थी और भाजपा और जदयू के खिलाफ गुस्सा था। किसान का धान वहां 1000 और 1100 रुपये में पिट रहा था, मक्का 700 और 800 रुपया में पिटता था। तो फसल की कीमत की बात थी, क्योंकि जो मोदी जी पूरे देश में कर रहे हैं वो नीतीश बाबू ने मंडियां खत्म कर 2006 में बिहार में कर दिया था। तो 14 साल के बाद किसान अब पिट रहा है, इसलिए वो तजर्बा पूरे देश में जो वो लागू कर रहे हैं उसका परिणाम वहां देखने को मिलेगा। तो जो ये 3 कृषि विरोधी काले कानून हैं उनका नतीजा बिहार में आ जाएगा, और बिहार ये बता देगा कि ये 3 कृषि विरोधी काले कानून किसान के पक्षधर हैं या किसान के खिलाफ हैं, युवा का पक्षधर सरकार है या युवा के खिलाफ सरकार है। और मोदी जी ने तो वहां नीतीश बाबू को पीछे छोड़कर उनकी फोटो ही उड़ाकर खुद का चुनाव बनाया था। मानता हूं आजकल चैनल दिखा नहीं रहे, पर अगर आप बिहार में देखें तो जगह जगह नीतीश बाबू की तो फोटो ही गायब हो गई, केवल और केवल वहां मोदी बनाम कांग्रेस राजग गठबंधन था। और जिस प्रकार से राहुल जी ने और तेजस्वी यादव जी ने धुआंधार प्रचार किया, हमने अपनी बात रखी, अब लोग निर्णय करेंगे, मामला मशीनों में बंद है। हमें ये उम्मीद है कि बिहार तुगलकी सरकार को नकारेगा, जो कृषि विरोधी काले कानून है उन पर फतवा देगा, क्योंकि वहां 14 साल पहले से लागू हैं और किसान वहां बदहाल है, युवाओं के अधिकारों पर फतवा देगा। नई सरकार जो जाति और धर्म से ऊपर है उठकर, ऐसी सरकार को फतवा देगा।
धन्यवाद जी और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।